तो फाइनली बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, वो घड़ी आ चुकी है जब बिल्कुल आप लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार हैं। और मुझे पता है आप एक योद्धा हैं और आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने सीरियस रूपी लक्ष्य को भेदने के लिए। मैं आप सबको फाइनली यही कहना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में हम आपको ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं तो दे ही रहे हैं, बट साथ ही साथ लास्ट मोमेंट पे एक गुरु की जो भूमिका होती है, टेक्निक, पैटर्न और कुछ ऐसे गुरु मंत्र बताने की जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, उन सारे गुरु मंत्र के साथ भी मैं आपके साथ हाजिर हैं। वन बाय वन सारे टीचर आपको स्पेशली मैथमेटिक्स में क्या बेहतर करना है, क्या टेक्निक का ख्याल रखना है एग्जाम में बेहतर स्कोर करने के लिए। ज़्यादा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य केवल 50% का ही है। अगर मैथ में हमारे पास 100 क्वेश्चन है तो 50 करना है, इंग्लिश में 120 क्वेश्चन है तो 60 करना है, और जीएस पार्ट में अगर हमारे सामने 120 क्वेश्चन है तो हमें 50% मतलब 60 करना है। यही हमारा लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य को लेकर क्या टेक्निक है, इसको लेकर के वन बाय वन सारे शिक्षकगण आपके सामने अभी एक्सप्लेन करेंगे सारे पैटर्न को। तो आज आशीर्वाद तो है ही है, आशीर्वाद के साथ साथ ढेर सारा गुरु मंत्र भी है, तो वीडियो में बने रहिएगा। फिर से एक बार मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद एवरीवन। 3 सितंबर आ गया, सीडीएस का पेपर आ गया। अंग्रेजी का सबसे पहला पेपर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक देना है। 3 तारीख को देना है। 120 सवाल आएंगे, 100 नंबर का मटेरियल है। अब ठीक 10 घंटे पहले, 12 घंटे पहले क्या पढ़ा जा सकता है सीडीएस की इंग्लिश में, ताकि काम आपका हो जाए। देखिए, सीडीएस की इंग्लिश एक ऐसी इंग्लिश है जिसमें जो ग्रामर का रोल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वोकैबुलरी हमेशा की तरह 30 क्वेश्चन के लिए इस बार जरूर आएगी, और वोकैबुलरी के अलावा इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है रीडिंग सेक्शन की। ठीक 10 घंटे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए एक फाइनल स्ट्रेटेजी बोर्ड पर देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़, ग्रामर कम आती है लेकिन 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं जो 8.5 नंबर के बैठते हैं। इनके लिए एक तो सबसे ज़्यादा देख कर जाइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जितनी बारीकी से देख लेंगे, जितने थिक एंड थिन तरीके से देख लेंगे, उसके सवालों के आने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और प्रीपोजिशन, विशेषकर फिक्स प्रीपोजिशन, इसका जरूर विशेष ख्याल रखिए। इसको थोड़ा रिवाइज करके जाइए, कौन कौन से शब्द के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगा आपको क्लोज टेस्ट में। आपके सीडीएस के पेपर में 30 क्वेश्चन का मटेरियल कम से कम, पीक्यूआरएस के 20 क्वेश्चन और क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चन, ये ऐसे होते हैं जिनमें किसी प्रीवियस नॉलेज की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 10 क्वेश्चन जो आपके पास क्लोज टेस्ट के आएंगे, उस क्लोज टेस्ट के 10 क्वेश्चंस को करने में आपको जो भी ब्लैंक रहेगा, उस ब्लैंक के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो भी क्वेश्चन है, मतलब जो वर्ड है, उसका थोड़ा विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। उसका जितना विशेष ख्याल रख लेंगे, आपका वो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ जो आपके रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स वाले सेंटेंस आएंगे, उनमें सबसे पहले जज कीजिएगा कि सेंटेंस की वॉइस क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है। अब 2 ही वॉइस हो सकती हैं, या तो एक्टिव या तो पैसिव। अब अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस की वहाँ पर मौजूद है, तो उस केस में आपको देखना है सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। पैसिव वॉइस मौजूद है तो आपको देखना है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वाला क्लॉज मिलते ही फिर आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब वाली क्लॉज लगा देनी है। सेकंड पोजीशन पे हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाली क्लॉज आएगी इफ द सेंटेंस इज नॉट इंट्रोगेटिव इन सच अ केस। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के जो 10 क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा मेरिट बनाने में काम आते हैं। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करते समय आपको एक तो देखना पड़ेगा कि जो सेम इंटरेस्ट, सेम सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, वो हमेशा एक साथ लगेंगे। सेम इंटरेस्ट या सेम चीज़ के बारे में बात करने वाले दोनों सेंटेंस एक साथ रहेंगे, पेयर में रहेंगे, निश्चित सी बात है। दूसरा, कोई भी शब्द अगर ऐसा है जो हाउ एवर से शुरू है, हैंस से शुरू है, सो से शुरू है, वो आमतौर पर पैराग्राफ के लास्ट की तरफ होता है। और अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जो एज वी नो से शुरू है, तो वो आमतौर पर सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को देखने के लिए सबसे पहले वो सेंटेंस लगाइए जो रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन हो, फिर वो सेंटेंस लगाइए जो रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन हो, और लास्ट में वो सेंटेंस लगाइए जो रिलेटेड टू कंक्लूजन हो। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके 10 में से 7-8 सेंटेंस यहाँ पर सही होंगे। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास आती है वर्ड आइडेंटिफिकेशन। तो जाने से ठीक पहले
रेन एंड मार्टिन की सहायता से या जो मेजर कल्ची क्लासेस की एमकेसी की जो ग्रामर की बुक है उसकी सहायता से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर क्लासिफिकेशन देख कर जाइए कि कहाँ पर कौन सा वर्ड आता है, क्या एडवर्ब में इंटेंसिफायर है, क्या प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव है, क्या एडजेक्टिव, क्या एडवर्ब। इसको बड़े अच्छे तरीके से देख कर जाइए एमकेसी की किताब में से, या तो रेन एंड मार्टिन आपके पास होगी उसमें से देख कर जाइए। फिर कुछ क्वेश्चंस मतलब 10 जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट देखते हुए कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग आपको सेट करना होता है। उसको निश्चित रूप से सेंटेंस पूरा पढ़ के सेट करें तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये थी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप हर विषय की लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी देख पाएं। मिलते हैं सीडीएस के पेपर की एनालिसिस में सबसे तेज सबसे सटीक कोचिंग के मेन चैनल पे सीडीएस के एग्जाम के दिन 11 बजे से स्टार्ट। जय हिंद। जय हिंद। जितने भी सीडीएस के बच्चे हैं वो इस वक्त फोकस करें, आपका एग्ज़ाम फाइनली आ गया है। और लास्ट टाइम पे मैं आपको कुछ जनरल साइंस में जो फिज़िक्स वाले पोर्शन है वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसको आप ज़रूर रिवाइज़ करके जाना, ठीक है। तो देखो, जैसे सबसे पहले आपको याद रखना है कोई भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आपको छोड़ के नहीं जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि एकदम बिल्कुल नया ट्रेंड बना है और न्यू ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पोर्शन याद रखना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपको याद रखना है, जैसे आप जानते हैं कि सिंपली Q बराबर होता है NE, है ना। जब N यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q आवेश होता है और ये Q बराबर कितना होता है, I × T भी होता है। इस फार्मूले पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, तो ये फार्मूला आप याद रखना। और इसके अलावा पावर का फार्मूला जो होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और यही पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, यही पावर होता है I² × R, यही पावर होता है V² अपॉन R, यही पावर इतने चीज़ों के बराबर होता है, यही पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। इन सब के बेसिस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो जितना आप 10 बार में पढ़ते हैं वो एक बार में बता दे रहा हूँ, इतना याद रखना। इसमें स्मार्टनेस कहाँ पर आनी चाहिए, अगर वो पूछते हैं कांस्टेंट करंट पर पावर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो अगर कांस्टेंट करंट पूछ रहे हैं तो आपको पावर और रेजिस्टेंस पूछना, तो यही वाला फार्मूला लगेगा। करंट, पावर और रेजिस्टेंस इसी में आ रहा है। अगर कांस्टेंट करंट पर रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन पूछ रहे हैं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, अगर क्या है I कांस्टेंट है। और अगर पूछ रहे हैं कांस्टेंट वोल्टेज पर तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो वही P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R हो जाएगा अगर वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको एक बात और दिमाग में बैठा करके चलना है कि क्या कांस्टेंट है, उसके बेसिस पर आपको बताना है। जो नॉर्मल ह्यूमन, जो यहाँ के हाउस होल्ड की सप्लाई होती है, वो उस सप्लाई वोल्टेज कितना होता है, जो सप्लाई वोल्टेज होता है AC का वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, सिंपल। और कुछ चीज़ें आपकी पहले पूछी जा चुकी हैं तो वहाँ पर डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप फ्यूज तार की बात करें तो फ्यूज वायर के लिए जो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जो उसका गलनांक होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, उसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, प्रतिरोधकता बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इतना पोर्शन आपको इस वाले पोर्शन से याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, समय आपका मतलब बहुत ही ब्रीफ में मैं बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आप याद रखना, अगर वहाँ से पूछ लेता है आपका लाइट से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लाइट से, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो बच्चों, अब मुझे बस एक डायरेक्शन देना है आपको कि आपको लास्ट मिनट में पढ़ना क्या चाहिए, ठीक है। अगर मैं सब पढ़ाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप रिवाइज कर लीजिएगा। और वहाँ पर जो करंट, जो यहाँ पर लाइट वाले पोर्शन में स्पेशली जो रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन है, रिफ्रैक्शन, उस रिफ्रैक्शन वाले टर्म को भी आप एकदम बढ़िया से रिवाइज करके जाना। अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल टकरा सकता है। मतलब एक मीडियम से अगर लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या नहीं चेंज होता, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती, जबकि वेलोसिटी v1 से v2 हो जाएगी, वेवलेंथ λ1 से λ2 हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। ऑब्वियस ही बात है, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, मतलब इसमें कुछ भी बदलेगा नहीं आपका, कुछ भी, नथिंग विल चेंज। तो ये हो जाता है। और यहाँ पर जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अगर μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है, तो μ2 अपॉन μ1 को बोलते हैं पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ पर मान लेते हैं अगर ये एंगल I बना रहा है और ये एंगल R बना रहा है, तो ये बराबर हो जाता है साइन I, ये सब 9th 10th में पढ़ते थे, अपॉन साइन R, और यही बराबर हो जाता है V1 अपॉन V2 के, और वही बराबर हो जाता है λ1 अपॉन λ2 के। तो ये सब फॉर्मूले बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में है, सिंपल से आपके 12th वाले पार्ट से। और
सिंपल क्वेश्चन आपसे आ जाता है। देखो 8 से 9 क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो 6 अगर मान लीजिए कि हम 2-3 मिनट, अभी तीसरा मिनट प्रगति पर है, हम 3 मिनट बिता चुके हैं, तो आपके 5 मिनट में हम नेक्स्ट बता देंगे, मैक्सिमम 5 मिनट में, कि और आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए जैसे ये हो गया, अब उसके बाद आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको क्या करना चाहिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन सिंपल न्यूटन का सेकंड लॉ, डेल्टा पी डी पी अपॉन डी टी बराबर होता है फोर्स, ठीक है। फोर्स अप्लाइड होता है, अगर मास कांस्टेंट है तो F बराबर होता है ma। ये किसके लिए होता है, m बराबर कांस्टेंट के लिए। अगर मास आपका कांस्टेंट है तो F बराबर ma इज योर फार्मूला। यहाँ पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, न्यूटन के तीनों लॉज पर आ सकता है कि कौन सा प्रॉपर्टी किस मोशन पर बेस्ड है, किस लॉ पर बेस्ड है। जैसे मतलब पेड़ को अगर आप शेक कर रहे हैं, पेड़ को हिला रहे हैं, तो कौन सा न्यूटन का लॉ लग रहा है। ऑब्वियसली बात है फर्स्ट लॉ है, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाह रहा था, लेकिन जब उसको हिला रहे हो तो मोशन में आना नहीं चाह रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इसीलिए डाल में मोशन हो रहा है और वो रेस्ट रहना चाहता है तो वो टूट जाता है, ठीक है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो ये हो जाता है इस वाले पोर्शन से। यहाँ पे ये याद रखना है आपको। और सर्कुलर मोशन आपको दिमाग में बैठा करके जाना है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब v बराबर कांस्टेंट है, ठीक है। v बराबर अगर कांस्टेंट सर्कुलर मोशन हो रहा है, बच्चों एकदम क्विक रिवीजन है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेडलाइन वगैरह नहीं दे रहे हैं। तो सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगता है ac बराबर कितना ac बराबर लगता है आपका v स्क्वायर अपॉन r लगता है, ठीक। और इसके हिसाब से अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी ये रहेगा, तो यहाँ पर v तो कांस्टेंट हो, लेकिन इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या चेंज होती रहती है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा ही बदलता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगा, उसकी वैल्यू ये होती है। और ध्यान रखना इसमें फॉर्मूला होता है v बराबर r ओमेगा, दोनों में रिलेशन, और ये लीनियर एक्सेलेरेशन यानी कि रेखीय त्वरण, और उसमें फॉर्मूला होता है a बराबर v स्क्वायर अपॉन r यानी कि r ओमेगा स्क्वायर। a बराबर होता है r इंटू अल्फा, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं a बराबर r इंटू अल्फा होता है। तो ये सब कुछ हो गए यहाँ से। और ध्यान रखिए वर्क एनर्जी पावर से भी कोई पूछ लेता है, तो वर्क एनर्जी पावर से आपको याद रखना है कि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर किसी भी कारण से वर्क डन पॉजिटिव है बाय ऑल फोर्सेस, तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उसकी, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब अंतिम वाला बड़ा है पहले जितना था उससे, ठीक। तो अब समय हम लोगों के पास अगर देखा जाए तो कितना बचा है, जस्ट अगर हम देखें तो कुछ और आपको बताते हैं, क्योंकि जैसे देखिए इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला पोर्शन हो गया। अब इस वाले पोर्शन के बाद आपको जो ब्रशअप करना है, जो याद रखना, जो जनरल क्वेश्चन बन सकता है इस बार जो आने वाले सवाल में, ठीक है, वो क्वेश्चन बन सकता है आपके जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है बराबर एम से, वहाँ से सवाल एकदम बिल्कुल तुरंत उठा के दे देंगे, वो बन जाएगा। बाकी आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे अगर टाइम है और यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर a बराबर कांस्टेंट है तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है। और अगर इसको बोलते हैं स्लोप, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप कहेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर टाइम और डिस्प्लेसमेंट का कर्व खींचेंगे और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो यह आता है ये, तो यहाँ पर a बराबर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसी नियत त्वरण के लिए अगर विस्थापन समय ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह आएगा, और उसी नियत त्वरण के लिए अगर वेग समय ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह आएगा। उसके लिए अगर आप v और s का ग्राफ खींचेंगे तो भी कैसा आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तब भी अगर नियत त्वरण के लिए वेग और उसका ग्राफ खींचेंगे तब भी ये इस तरह से आता है। एक चीज़ और अपने दिमाग में बैठा करके रखें हमेशा, अगर कोई कर्व यहाँ पर x है, यहाँ पर y दिया है और ये कोई कर्व है, अगर पूछ लेता है इसकी प्रवणता कितनी है, तो प्रवणता अगर पूछता है, प्रवणता मतलब स्लोप, अगर स्लोप पूछता है तो स्लोप बराबर कितना हो जाएगा, y अपॉन x। जो भी यहाँ पर दिया रहे ग्राफ में उसको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक। और दूसरी बात, अगर वो पूछ लेते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अगर आप देखते हैं एरिया, तो एरिया के लिए आपको क्या करना है, x इंटू वाई मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देखेंगे उसके हिसाब से जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल रही होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप क्षेत्रफल देखें तो वेलोसिटी और समय का गुणा कर देंगे तो वेग इंटू समय बराबर क्या हो जाता है, विस्थापन, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा। इसके साथ ही साथ वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डी। तो ये सब कुछ सेंसिटिव पार्ट है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऑल्दो मुझे आपको लास्ट और बता देना है जिसको आपको एकदम ध्यान में बैठा करके जाना है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पोर्शन है, तो वहाँ पर ध्यान रखना न्यूक्लियर फिजन जो होता है, फिजन में एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, ऐसे याद रखना। और फ्यूजन में जो होता है, फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर के बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं, ठीक।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर देखोगे तो इसका ज़्यादा होता है फ्यूजन प्रोसेस में। अगर एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन देखोगे तो फ्यूजन में ज़्यादा होता है, फिजन में कम होता है। और अगर सिर्फ एनर्जी रिलीज्ड देखते हो तो फिजन में ज़्यादा होता है और फ्यूजन में कम होता है। इसके लिए एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है क्या, सन का सोर्स। सन जो है इसका सोर्स है। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, फिजन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों क्या कहते हैं, जो यूरेनियम वाला है केस। और प्लस इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर इसी पर बेस्ड है। अगर कंट्रोल्ड है तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, अगर कंट्रोल्ड नहीं है तो वो क्या हो जाता है आपका अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में, मतलब वो एटम बम बन जाता है। ठीक है, तो एटम बम इस पर बेस्ड है और न्यूक्लियर बम और क्या कहते हैं हाइड्रोजन बम इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अपने दिमाग को एकदम व्यवस्थित रखिए, एकदम कंट्रोल में रखिए। बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं पूछता है, बिल्कुल नहीं पूछता। आप ग्रेजुएट हैं तो एकदम फंडामेंटल चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बहुत बेसिक सी। ओम्स लॉ पूछ लिया जाएगा, V बराबर IR, समझ आ रहा है कि नहीं, यही पूछ लेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, सिंपल सी बात रहती है। और सरफेस टेंशन हमेशा ध्यान रखने, सरफेस टेंशन वो गुण होता है जिसके कारण कोई भी बॉडी अपने सरफेस एरिया को, कोई भी लिक्विड सरफेस अपने फ्लूइड सरफेस अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है, न्यूनतम रखना चाहता है। जैसे वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, है ना, स्फेरिकल ड्रॉप्स वो होती हैं। और डिटर्जेंट वगैरह अगर मिला दो पानी में तो मैल वेल साफ हो जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन घटा देता है, तो वो फैल जाता है पूरा तरीके से। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। कुछ ये सब बेसिक चीज़ें हैं, नेचुरल फिनोमेनाज हैं। जो बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं वो श्यानता के कारण दिखाई देते हैं, विस्कोसिटी के कारण दिखाई देते हैं। तो ये कुछ बेसिक नेचुरल फिनोमेनाज हैं। ठीक है, तो बच्चों जो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन था आपके साइंस में, उस पर इससे ज़्यादा डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे जितना मैंने बताया है वो देख करके आप बिल्कुल चले जाना, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और एकदम दिमाग को व्यवस्थित रखकर, जैसे मैंने कहा, एकदम सिंपली आराम से चिल माइंड से दीजिए 3 सितंबर वाला पेपर। तब तक के लिए जय हिंद और ऑल द बेस्ट। तो जय हिंद सारे सीडीएस के कैंडिडेट्स को। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हमें लगता है आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, और थोड़ा सा आप नर्वस हैं कि किन चीज़ों की तैयारी की जाए, किन चीज़ों को स्किप किया जाए, और वो भी लास्ट मिनट पर। तो आपकी इन्हीं लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपके सामने हूँ। जय हिंद। मैं हूं अनुपमा पांडे, मेजर कलसी क्लासेस की जनरल साइंस फैकल्टी। आप हमें जानते ही होंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप इस लास्ट मिनट पर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जनरल साइंस के रिगार्डिंग है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जिन्हें आप पढ़ लें, एक बार सरसरी निगाह से देख लें और आपका एग्जाम थोड़ा बेहतर हो जाए। राइट, जो क्वेश्चंस आप छोड़ सकते थे वो थोड़े अच्छी तरीके से आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें आप ओवरव्यू करके जाओ वो बताऊंगी। फिर ये भी बताऊंगी कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है, केवल एक क्विक रिव्यू की हमारे पास समय है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे और इधर हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम बायोलॉजी में देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर सेल ही हो जाता है। सेल आपके यहाँ सेल कंपेयर टू एनडीए थोड़ा सा हाई लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। आपके यहाँ मेम्ब्रेन्स एंड ऑल इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो सेल्स के अंदर आप ऑस्मोसिस भी देख सकते हो, है ना, ऑर्गेनेल्स देख सकते हो सेल के, डिस्कवरी भी देख सकते हो। डिस्कवरी वैसे बहुत ज़्यादा तो आपके यहाँ नहीं पूछी जाती है। इसी से रिलेट करके आप टिश्यू देख सकते हो। ठीक है, तो सेल के अंदर आपको इतनी चीज़ें देखनी है, यानी ओवरऑल सेल चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ देखेंगे हम, तो दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है मैम? तो बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत आपने पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा है जिसमें आप देखते हैं आपको विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें मिलेंगी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। साथ ही साथ इनके डाइजेशन से हमें क्या मिलता है, इनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा हमें समझ लेना है और देख लेना है। और इन्हीं के साथ ही हमें एंजाइम्स को भी क्या करना है, ऐड करना है। एंजाइम्स की क्या एक्टिविटी है, प्रोटीन और एंजाइम में क्या अंतर है, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो वो आ जाता है आपका अगेन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अगर नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करें तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आता है। तो आप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को भी एक क्विक रिव्यू
दे सकते हो, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जो हमारा CDS का एग्जाम हुआ है वहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन आपके वेस्कुलर सिस्टम से ही थे, राइट। तो हम इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख सकते हैं और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हमें कुछ मिले तो वो है हार्मोन चैप्टर, हार्मोन। इसी के साथ हम रिप्रोडक्शन चैप्टर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में हम DNA और RNA को भी ऐड कर सकते हैं। DNA RNA रिगार्डिंग कुछ बातें हमें समझ लेनी है, ठीक है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन में आपके यहाँ प्लांट रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और देखो प्लांट की एनाटॉमी जो है उसके अंदर आपसे कई बार पूछा जाता है कि स्टार्च का क्या फंक्शन है, किस टेस्ट से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, तो थोड़ा सा इन डेप्थ आपके यहाँ पूछा जाता है, राइट, ओके। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद हार्मोन के बाद हमें जो चैप्टर मिलता है इम्पॉर्टेंट वो है डिजीज़। हार्मोन के बाद जो चैप्टर मिलता है दैट इज डिजीज़। और डिजीज़ में ही हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्शन में भी पढ़ सकते हैं। सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीवों के कुछ उपयोग भी होते हैं और वो नुकसानदायी भी होते हैं हमारे लिए। किस तरीके से होते हैं ये समझना है। कौन से सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पाए जाते हैं और हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से हैं जो शरीर में है अच्छे नहीं हैं, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। साथ ही साथ आपको कुछ प्लांट्स के बारे में भी समझना है कि प्लांट्स कैसे इन्फेक्ट हो सकते हैं। आपके यहाँ थोड़ा सा बॉटनी का सेक्शन वाइडर आ जाता है जनरली, ओके। और जनरली मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊँ, इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेष हैं, बट अगर नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम देते हैं तो आप प्लांट के रिगार्डिंग जो NCERT के प्रैक्टिकल्स होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद बायोलॉजी के अंदर आपको समझना है वो है कि कुछ बेसिक चीज़ें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, एलिमेंट्री कैनाल और ईसोफेगस में क्या अंतर है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें देखनी है और बायोलॉजी का सेक्शन आपके लिए अभी एक दिन के अंदर आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ओके। तो ये लास्ट मिनट आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है इन चैप्टर्स को पढ़ने की, जिसके अंदर आप बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर पाओगे। नेक्स्ट अभी हमने कहा कि हमारा केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए फिर, तो केमिस्ट्री की जो हमारी अप्रोच होगी, हम यहाँ देखते हैं केमिस्ट्री की जो हमारी अप्रोच होगी, केमिस्ट्री के अंदर हम देख सकते हैं सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको क्या देखना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी सब पार्ट हो जाएंगे जिसमें आपको आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही आपको क्या पढ़ना रहेगा, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स। इसके बाद इसके अंदर आपको मेटल, नॉन मेटल, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, या मेटल या नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, बेस के साथ, तो लास्ट में क्या एंड प्रोडक्ट होता है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हमें देखना है बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम आगे आते हैं तो हमें नेक्स्ट केमिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलता है दैट इज एसिड बेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यहाँ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार, जिसमें से आपको कंपाउंड्स में से इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करना होता है। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये चैप्टर होता है आपका। अगर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, राइट, वेरी गुड। इसके बाद हमें इसके अलावा किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो अनदर चैप्टर है कार्बन, अनदर चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन
और उसके यौगिक, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए। इसके बाद सबसे आखिरी में आपको देखना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। सबसे आखिरी में आपको देखना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर भी मैं किस चीज़ों को अभी देख लूँ ताकि मेरा एग्जाम बिल्कुल नॉर्मल हो? बच्चा देखो, इसके अंदर आपको केवल इन चीज़ों में को देखना है, जैसे फ्यूल, फर्टिलाइज़र, कुछ ड्रग्स यानी कि दवाएं, राइट, एक्सप्लोजिव्स, इधर आप देखेंगे तो एक्सप्लोजिव्स को देख सकते हो। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो सीमेंट, ग्लास, इसमें आप इन चीज़ों को थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा। आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार अगर क्विक रिव्यू कर लेते हो इन चीज़ों का जिनको मैंने अभी अभी बताया है, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए इन चैप्टर्स का रिवीजन ज़रूर करिएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी बात के साथ आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ आपके एग्ज़ाम के लिए। आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपको मेरी और पूरे के पूरे मेजर कर्सी क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आफ्टर द एग्ज़ाम, देखते हैं कि आपका कैसा रहा अनुभव। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आपका इस संडे को 3 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, और CDS के एग्ज़ाम के लिए बच्चों हिस्ट्री और पॉलिटी के सेक्शन के लिए लास्ट मिनट की जो टिप्स हैं वो आपके काम आ सके, इस पर अभी तक काम किया गया, और ये आशा है कि हमारे इस इनपुट से आपको ज़रूर लाभ मिलने वाला है आपके आने वाले इस एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं कि ट्रेंड क्या कहता है आपका जो है इस हिस्ट्री और पॉलिटी के सेक्शन में। यदि देखा जाए तो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चा, इनमें सबसे पहले आप पॉलिटी कंप्लीट करें, है ना, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ एग्ज़ाम्स से आपके पॉलिटी का जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता गया है। लगातार इसमें से 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, है ना, पॉलिटी से आ रहे हैं। तो ये एक तो बहुत कह सकते हैं कि छोटा सेक्शन होता है और टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा आपको इसमें परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको यदि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए, और इसका सेक्शन भी इतना ज़्यादा इजी या कह सकते हैं कि छोटा होता है कि आपका लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत बढ़िया कर सकता है। तो पहले जैसा कि ट्रेंड चल रहा है कि पॉलिटी को पहले कंप्लीट कर लें, और हिस्ट्री के लिए फिर जितना समय बचे उतना दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यदि आप ये कहें कि पॉलिटी में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से सेक्शन रहे हैं, तो जैसा कि आपके पिछले कुछ एग्ज़ाम्स का एनालिसिस बताता है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स से आते हैं, है ना बच्चा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो लगातार फंडामेंटल राइट्स से आ रहे हैं, यानी मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद यदि दूसरे नंबर पर देखा जाए तो आपका पार्लियामेंट जो है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, है ना, इसके बाद पार्लियामेंट से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। पार्लियामेंट से इन द सेंस राज्यसभा और लोकसभा, इनके संबंधित जो टर्म्स हैं, है ना, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी उनको एक बार रिवीजन करना है। तो ये बहुत इजीली आपका कवर भी हो जाता है। क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आगे देखें तो आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, यानी जो पंचायत है ना, पंचायत और नगर पालिकाएँ, पंचायत और नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, इनमें से आपके लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इजी भी है, ज़्यादा कोई समस्या इनमें आपको नहीं आने चाहिए। इसके पश्चात यदि देखा जाए तो आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। इसको भी रिवाइज़ करके जाएंगे कि कौन सा स्टेट है, कब बना है ना, तो बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर साथ साथ में आपको कंप्लीट करते चलना है ना बच्चा। यहाँ से भी क्वेश्चन लगातार अच्छे पूछ रहा है। प्रेसिडेंट से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा ही, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। प्रेसिडेंट भी आपको यहाँ पर करके ही जाना है, ठीक है बच्चा। उसके बाद यदि देखा जाए तो हमारे इस ट्रेंड एनालिसिस में आता है जुडिशरी और मेजर कमीशंस, ठीक है, यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका में आप क्या पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, तो न्यायपालिका
ये यहाँ पर जुडिशरी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, ठीक है। इसके बाद कमीशंस है ना, जैसे कि भाई वित्त आयोग क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, और अदर जो कमीशंस होते हैं, जैसे कि भाई इसमें आ जाता है आपका इलेक्शन कमीशन आ सकता है, फाइनेंस कमीशन आ सकता है ना, यूपीएससी आ सकता है, इलेक्शन कमीशन आ गया, फाइनेंस कमीशन आ गया, है ना, फाइनेंस कमीशन आ गया, यूपीएससी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। और अदर्स भी जितने भी आपके कमीशन दिए जाते हैं उनके टर्म क्या हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन है ना, शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे महत्वपूर्ण होते चले जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं कि भाई कौन नियुक्त करता है इनके सदस्यों को और कितना टर्म होता है, ये सब चीज़ें लगातार पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देके जाना है। अनुसूचियाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बड़ा इजी भी है, आपको बस 12 अनुसूचियाँ देखनी है और आपका काम कंप्लीट। तो ये तो बहुत अच्छा एक टॉपिक, मतलब यदि कहा जाए तो आपको जो है इसमें हिस्ट्री पॉलिटी में आपको पॉलिटी वाला सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग रहता है और बहुत कम समय में हो जाता है। तो ये तो एकदम लास्ट मिनट टिप है कि भाई आप पॉलिटी अच्छे से करके जाएँ, है ना। हिस्ट्री अभी आप भले ही कुछ समय के लिए अभी पॉलिटी पहले पूरा करें, ठीक है ना। और अमेंडमेंट तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, हमेशा अमेंडमेंट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना। तो अमेंडमेंट आप नहीं छोड़ सकते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट संशोधन है ये बच्चे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये संशोधन या अमेंडमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं बच्चा, इनमें से तो आप एक भी मिस ना करें, क्योंकि ओवरऑल पॉलिटी आपका ज़्यादा स्कोरिंग है, हिस्ट्री से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी में आ रहे हैं, और इन्हीं में से यदि मिला दिया जाएगा तो आपका पूरा हिस्ट्री का सेक्शन इतने ही टॉपिक से जो है क्वेश्चन इतने हिस्ट्री के बराबर या उससे ज़्यादा इतने ही टॉपिक से आ जाएंगे। तो क्या हर्ज है बच्चा, पहले इसको क्या करें, कंप्लीट करें, ठीक है। अब आते हैं फिर हिस्ट्री के बारे में, है ना। तो भले ही पिछले कुछ सेशंस में यदि देखा जाए तो हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, इस कारण से हम भी ट्रेंड के साथ बदलें तो अच्छा ही है। अब यदि हिस्ट्री में भी बात करें तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो 2 सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। तो बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, और साथ साथ में मॉडर्न के साथ साथ में आपको एंशियंट कभी कभी ज़्यादा पूछ ले रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एंशियंट एनडीए में भी और सीडीएस में भी दोनों में इसका वेटेज बढ़ रहा है। फिलहाल हम मॉडर्न की बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न की यदि बात करते हैं तो आपको जैसा कि पता है सबसे ज़्यादा मॉडर्न के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं बच्चा, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, है ना बच्चा। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, है ना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं बच्चा, ठीक है। तो हर जगह पर ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या आ जाता है, तो 1905 से लेकर के, है ना, 1947 तक की सभी घटनाएं आ जाती हैं। जितने भी आंदोलन में पार्टिसिपेंट्स रहे हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ पर लेनी आवश्यक है। यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। खासकर इस साल आपको बाल गंगाधर तिलक जी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये न्यूज़ में रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके बर्थ एनिवर्सरी पर, है ना, देश को संबोधित किया था और कांग्रेचुलेट किया था। तो ये जो है आपको ध्यान देना है कि इन्होंने जैसे केसरी है, मराठा है, ये मैगजीन्स लिखे हैं इन्होंने, जो है ना, इनके बुक्स के नाम है, पेपर्स जो है इन्होंने जो संपादन किए हैं, है ना, केसरी और मराठा पेपर है। इनमें एक बुक है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये पूछा जाता है ये किसने लिखा, इन्होंने लिखा था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करें, इन्होंने बनाई थी। फर्गुसन कॉलेज इन्होंने स्थापित किया था। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में यदि देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इस समय तिलक जी हैं। इस साल हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है बच्चा। और उसके बाद यदि देखा जाए, उसके बाद यदि देखते हैं बच्चा, तो आपको जो है यहाँ पर मॉडर्न में एक जो रिवॉल्ट है, यानी कि मूवमेंट है हमारे यहाँ पर, कौन से, कुछ तो सोशल मूवमेंट्स हैं, यानी कि सामाजिक एवं, है ना, धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, है ना। रिफॉर्म मूवमेंट्स आपको पढ़ के जानना है, हमेशा से क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस साल यदि स्पेशल पूछा जाए तो कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो इस साल स्पेशल इम्पोर्टेंट है बच्चा आपके ये जो है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का ये न्यूज़ में रहे, जो है स्वामी विवेकानंद जी,
है ना। क्यों? क्योंकि अभी 125वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक है, 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जो इन्होंने एक सोसाइटी रामकृष्ण मिशन, है ना, रामकृष्ण मिशन जो है इन्होंने स्थापित किया था और इसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस मिशन में संबोधित किया गया है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये है ना कब बनी थी? तो 1897 में, और बाकी चीज़ें 125वीं वर्षगांठ थी। और इनसे संबंधित स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में जब इन्होंने संबोधन दिया था, ये सब भी महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चा, चलिए और पीछे चलते हैं। तो यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ पर और इसके पहले के जो टॉपिक हैं, जैसे कि कुछ मेजर रिवॉल्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी आपसे बार बार पूछा जाता है ना। तो जो हमारे यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई है ना, कुछ मेजर रिवॉल्ट्स हुए हैं, ठीक है, मुख्य क्रांतियाँ, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि भाई हमारे यहाँ पर जनजातियों के द्वारा कुछ क्रांतियाँ रही हैं, है ना, इनके जो कुछ विद्रोह रहे हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर बंगाल में देखा जाएगा तो यहाँ पर कई सारे क्रांतियाँ या विद्रोह हुए हैं, तो इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी कि जैसे कि कहा जाए तो हमारे यहाँ पर संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इसी में एक आता है बहुत इम्पोर्टेंट, यदि लेटेस्ट में देखा जाए सबसे ज़्यादा तो वाइकोम विद्रोह, है ना, ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी न्यूज़ में रहा है। वाइकोम विद्रोह सर्च करिएगा और इसके बारे में केरल में हुआ था 1924-25 में। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये करंट न्यूज़ में रहा था, है ना। ठीक है, तो इसके लीडर्स पढ़ लेने होंगे। जैसे टीके माधवन जो है इसके लीडर रहे थे, गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था। तो ये देखते चलेंगे, ठीक है। और मुग़ल अम्पायर से साथ साथ में मुग़ल वंश से भी बार बार क्वेश्चन आते रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में यदि देखें तो क्या महत्वपूर्ण है बच्चा? तो मध्यकालीन भारत में सीधे सीधे मुग़ल पढ़ लीजिएगा। मुग़लों से संबंधित प्रमुख तथ्य रहेंगे, जैसे इनका शासन आदि है, जैसे है ना, मनसबदारी क्या होती है और अन्य चीज़ें। तो शासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। दिल्ली सल्तनत भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर आपको पता ही है कि यूपीएससी कल्चर से संबंधित चीज़ें ज़्यादा पूछता है ना। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला करता था और प्रमुख इनके कल्चरल पॉइंट्स क्या क्या है, ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, हमने जो आपको यहाँ पर कुछ सुधार आंदोलन बताए, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ना है। साथ साथ में एक जो करंट में टॉपिक न्यूज़ में रहा था, है ना, जो न्यूज़ में टॉपिक रहा था, तो एक और समाज सुधारक है जिनके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रही थी, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है बच्चा। ज्योतिबा फूले जी, है ना, ये भी न्यूज़ में रहे हैं लगातार। ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ेंगे आप। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया था इन्होंने, है ना। तो ये पढ़ के जाइएगा, ये भी न्यूज़ में रहे हैं, करंट के न्यूज़ में थे, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना लगभग तय है कि पूछा जाएगा, है ना। तो इतने महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से रही, ठीक है। मिडाइवल में आपको ये चीज़ें हैं। साथ साथ में विजयनगर जरूर याद कर लेंगे, है ना, विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन बनता है हमेशा, तो विजयनगर भी महत्वपूर्ण है। तो ये 3 टॉपिक यहाँ पे आपको क्या करने हैं, पढ़ लेने हैं, इसमें ही आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, मध्यकालीन भारत कंप्लीट। एंशियंट में ध्यान दें, एंशियंट में लगातार क्वेश्चन बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, एंशियंट में कहाँ से आता है ज़्यादा, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा जाता है, पहले इसका नाम ये था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद जो है यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ पर गुप्ता और लेटर गुप्ता, साथ साथ में मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य, मौर्य प्लस गुप्त साम्राज्य, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछता रह रहा है, ठीक है। तो एंशियंट में खैर आपको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, पोस्ट मॉडर्न पीरियड भी देखेंगे और साथ साथ में गुप्ता पीरियड देखेंगे, ठीक है। और एंशियंट इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इतने में आपका साथ साथ में क्या हो जाता है कि प्राचीन भारत की संस्कृति यानी एंशियंट कल्चर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मराठा भी आप देखेंगे क्योंकि शिवाजी के बारे में ज़रूर देख के जाएंगे। इनका कोरोनेशन जब हुआ था, इसका 350वीं वर्षगांठ मनाई गई है ना। ये जैसे 1674 में छत्रपति बने थे, तो इसकी 350वीं वर्षगांठ में अभी मोदी जी ने क्या है, इनको
कुछ भाषण में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शिवाजी पढ़ के ज़रूर जाएंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये इन्होंने इंडियन नेवी की शुरुआत किया था, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी शिवाजी के बारे में देख के जाएंगे। तो ये पूरा सेशन में जो है आपको लास्ट टाइम पे क्या क्या कहाँ पर विशेष ध्यान देना है आपको बता दिया गया बच्चा, इनको ज़रूर एक बार रिवाइज़ करें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी लोगों को सबसे पहले आपके एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ मैं ये मानता हूं कि निसंदेह आपको बहुत घबराहट हो रही है, तो इस घबराहट से बचने के लिए जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं बस इतना ही आप इफ़ पॉसिबल अगर संभव हो तो आप केवल देख लें। आप निरंतर क्लास में हमसे पढ़े ही हैं, बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आपको बताया है। और अगर हम लोग जियोग्राफी की बात करें, अब समय बिल्कुल नहीं है, अगर संभव हो तो हम यही कहेंगे कि मेन पॉइंट्स को सोलर सिस्टम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एज वेल एज मोशंस ऑफ अर्थ, साथ ही साथ लिथोस्फीयर, इसमें तो स्पेशली आप वॉल्केनो को देख लीजिए, यहाँ पर अर्थक्वेक को देख लीजिए। इन सब सेक्शन से आपके यहाँ प्रश्न आते हैं एकदम एक नज़र में। अगर संभव होता नहीं भी देखेंगे तो मेरे सारे ट्रिक्स को आप अपनाएं, आप बहुत अच्छा नंबर पाएंगे। एकदम धैर्य बनाए रखें, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इंडियन जियोग्राफी से हमेशा आपके यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें आप पोजीशन ऑफ इंडिया ज़रूर एक बार थरो स्टडी करके जाएं, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और वेजिटेशंस ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी देखिए। पॉपुलेशन, पिछली बार भी पॉपुलेशन से पूछा गया था, इस बार भी आप उसको अवश्य देख कर जाएँ। ट्राइब्स स्पेशली देखें आप। तो इन सेक्शंस को अगर आप सारे लोग एक बार ध्यान से देख के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर संभव तो देख लें, जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको निरंतर पढ़ाया है, घबराएं न। और जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात है तो आपके यहाँ इकोनॉमी आता है। इकोनॉमी में आप इंडियन इकोनॉमी का काइंड आप जाने या जैसे टाइप्स को जानिए। साथ ही साथ यहाँ पर इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन पे मैं विशेष फोकस करना चाहता हूँ। आप देख के जाइएगा, या जो कुछ शार्ट नोट्स मैं बनवाया हूँ उसको आप पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ बजट का, पिछले बजट का आप एकदम मूल्यांकन करके जाएंगे, कारण कि वहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसी के साथ इसका, जैसा कि आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स में पढ़ाई गई चीज़ें ज़रूर होंगी, तो इकोनॉमिक पार्ट को करंट से रिलेटेड वो पूछता है। पूरे सेक्शन को आप मेरे प्रिय छात्रों ज़रूर देखिएगा। एवं यहाँ रेवेन्यू और प्रॉफिट से संबंधित जो कुछ स्टेटमेंट होते हैं उन्हें भी आप 4, 6, 10 जो राइटर हम लोगों ने पढ़ाए हैं उनके स्टेटमेंट को इससे संबंधित आप देख कर जाएँ। इफ़ पॉसिबल, मैं बार बार इफ़ पॉसिबल की बात कर रहा हूँ, अर्थात इसको पढ़ने के चक्कर में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, नेशनल, इंटरनेशनल, फेमस पर्सनालिटीज़ और अपॉइंटमेंट्स, साथ ही साथ मिलिट्री एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजीज मिसाइल से, इन सब से रिलेटेड चीज़ों को अवश्य आप कम से कम 1 साल का देख के जाइए। 6 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब चूँकि अंतिम समय है तो ये इसको पढ़ने में थोड़ा मनोरंजन टाइप से आप पूरा एक बार तो ज़रूर हाईलाइट देख कर जा सकते हैं। साथ ही साथ संपूर्ण करंट के जो अभी तक लगभग 8 महीने में आपके यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सीरीज हैं, या जो कुछ मैन ऑफ द मैच कौन है टूर्नामेंट में, जैसे अगर आप IPL की बात करें, तो इन सब चीज़ों को एकदम समरी प्रकार से एक बार और देख लें। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, आप घबराएं ना, इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। और मेरे ट्रिक्स पर आप विशेष फोकस करिए जो विगत क्लास में पढ़ाया हूँ। और अगर ये सब कुछ ना हो सके तो लास्ट टाइम आप मेरे जितना संभव हो सारी मैराथन क्लास की आप वीडियो देख लें। सारे प्रश्न ऑलमोस्ट वहाँ से आपके फंसने के चांस हैं, फंसेंगे। आप बहुत अच्छा करेंगे, धैर्य बनाए रहें बेटा। एकदम तहे दिल से मैं आपको बेस्ट ऑफ लक
आपके एग्ज़ाम की शुभकामना देते हैं। आप श्योर पास होंगे। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को मतलब करने हैं। उससे पहले जो होल सिलेबस है, आप जानते होंगे काफ़ी आपका बड़ा चैप्टर है ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका, उसमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं काफ़ी ब्रॉड हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि जो है आप कम समय में जो है कैसे रिवाइज करके जो है 70% आसानी से ला सकते हैं। बहुत आराम से जो है बिना मतलब जो है आपका इधर उधर दौड़े भागे जो है आप आसानी से क्वेश्चन को करके जो है ला सकते हैं इतने नंबर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए जितना हमने यहाँ पे रेड कलर से रखा है ये सब हाईलाइटेड चैप्टर है। इसको आपको किसी भी कीमत पे अच्छे से कवर करके जाना होगा। जो भी समय आपके पास बचा हुआ है इस समय में आप इन चैप्टर को आपको पहली बात तो थ्योरी रिवाइज करना है, और इससे कम से कम 10-20 सवाल जो हैं जो जल्दी जल्दी हो सकते हैं उसको एक बार रिवाइज कर देंगे आप। जितना आप पढ़े हो उसको आप एक बार रिवाइज कर लोगे, आसानी से सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे। अगर हम बात करते हो कौन कौन से चैप्टर, देखिए आपको भी पता बच्चों यहाँ पे नंबर सिस्टम से आपका लगभग मान के चलिए कि 15-15 सवाल 14-14 15 सवाल हमेशा आते रहे हैं, इस बार भी आएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ से नंबर सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे 1-2 सवाल आएंगे, लेकिन जो ज्योमेट्री है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D हो 3D हो, इन दोनों से क्वेश्चन आपके ठीक ठाक आते हैं। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन आपका पिछली बार देखा गया है, तो 27 से लेकर 35 क्वेश्चन अकेले सिर्फ और सिर्फ आपका मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को मिला दिया जाए इससे आता है। आगे बात करते हैं आपका, देखिए अलजेब्रा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर बात करते हैं तो आप मान के चलिए कि 12 से 15 क्वेश्चन इधर से दिखाई देंगे। सेम यही कहानी आपकी ट्रिग्नोमेट्री के साथ है, 12 क्वेश्चन जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री में दिखाई देंगे। और फिर इसके बाद आपका आता है स्टैटिक्स या फिर डीआई। कभी आपका स्टैटिक्स से डीआई मिला के जो है 10 सवाल आ जाते हैं, कभी 10 सवाल आपका डायरेक्टली स्टैटिक्स से आ जाता है। स्टैटिक्स आपका नहीं पूछता, डायरेक्टली आपका जो है 5, 7, 8 सवाल जो है 10 सवाल डीआई से डायरेक्टली आ जाता है। चाहे आपका वहां पे हम बात करेंगे पाई चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो, बार डायग्राम हो, इन सब से आपका जो है इनके जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है कि यूपीएससी ने ज्यादातर आपका डीआई से सवाल पूछा है, और टेबुलर फॉर्म का जो आपकी डीआई होती है टेबुलर फॉर्म में वो आपसे पूछा गया। मतलब पाई चार्ट एक होता है जो जिसमें सर्कल बनते हैं 360 डिग्री और 100% से इक्वेट करना उसको, वो चीज है। और टेबुलर फॉर्म में दो जगह से जो है अभी तक क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, तो इसको भी आपको करके जाना। अगर हम बात करते हैं बाकी जो चैप्टर है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं बाकी जो आपके चैप्टर दिए गए हैं, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे एवरेज हो, पार्टनरशिप हो, पाइप सिस्टम हो, टाइम एंड वर्क इसके साथ आपका है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये सारे जो चैप्टर दिए गए हैं इनसे आपका 1-1, 2-2 सवाल आपको मिल जाएंगे। 1-1, 2-2 सवाल ऐसा भी नहीं आप बोल सकते कि नहीं आता। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एक सवाल आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं यही चीज आपका लॉगरिथम का है, लॉगरिथम से कभी एक सवाल आ जाता है और कभी नहीं पूछता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से सवाल कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है इसमें अगर आप देखेंगे जितना हमने हाईलाइट किया है, रेड पेंसिल नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन 3D हो गया, अलजेब्रा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन 2D हो गया, पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्री है और डीआई है। इनसे आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो है आप देखिएगा 70 क्वेश्चन बिना कहे आपका मिलेगा। 70 क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता। इतने से ये वीडियो आप देख कर जाइए एक बार, और जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप करके जाइए। और देखिएगा यहाँ से 70 क्वेश्चन का मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। और आपको भी पता है कि यहाँ पे जो है अगर आप 60 क्वेश्चन कर देते हो तब भी आपका ठीक ठाक मेरिट बन जाता है। तो यहाँ पे इन चैप्टर से अगर आपके 70 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है आप यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ आपको जो है आगे बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है पेपर देने। अब आपको बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आपका एग्जाम अच्छा होगा। हमारी पूरी एमकेसी फैमिली और हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।